हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो जैसा कि जीएस पॉइंटर हम करवा रहे थे और इसमें सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। अब हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से आप हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो नीतिगत आयाम पहले करेंगे पॉलिसी डायमेंशंस में। नेशनल इनकम से केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई 15%। लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है क्या? आय की विषमता। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्य में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। वर्ष 2000 और 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर 6%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5% थी। आर्थिक आकलित वर्ष 1999 और 2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि आकलित की गई 5.9%। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 5%। वर्ष 1998 और 99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर है 6.5%। नवम पंचवर्षीय योजना के मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी 7%। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 1995 और 96 में थी 7.5%। भारत में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी 6.7%। एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार 2005 में भारत की समृद्धि दर होगी 6.9% और एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 5.1। ये सब नए डाटा से आप देख लीजिए, नहीं तो हम करवा देंगे बाद में। ये दिखाया दे रहा है कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2005-6 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि थी 8.4%। ये 2020 का है डाटा जिसमें 5.7% है। जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर थी 4.7। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है CSO द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन नियमित किया जाता है, एक मिनट, नियमित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2005-4-5 में सबसे कम थी बिहार में। नेक्स्ट है, और वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला गोवा था। तो अभी रिसेंटली का 2023-24 का देखेंगे, बाद में बना देंगे इस वीडियो। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा में। अब प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आकी गई, यह आकी गई थी बिहार में। ठीक है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है प्रति व्यक्ति उत्पाद। हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। भारत में हिंदू समृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 1999 और 2000। इस समय 2015 से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया गया 2011-12 को। और उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान आधार वर्ष है 11-12। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का सही आधार वर्ष है 2004-5 के पहले था, अभी 11-12 हो चुका है। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी 1996-97 में। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर प्राप्ति हुई थी 1996 और 97 में। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 16.1%। आज भारत में सकल राष्ट्रीय कृषि का योगदान सेम क्वेश्चन। वर्ष 2006-7 में भारत की जीडीपी में उद्योग का अंश था 25 से 30% के मध्य, और अभी 29.6 18-19 का आंकड़ा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 के कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान रहा है लगभग 15%, 14.5% लगभग। और 2006-7 में भारत में बजट अनुपात है जीडीपी के 32% के ऊपर। 2018-19 में 30.5%। दशक 2001 और 2010 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की
बचत की उच्चतम दर प्राप्त हुई थी 2007-8 में। भारत में 2008-9 में कर जीडीपी अनुपात अनुमानित हुआ 17.84%। भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग है 10%। भारत में बजट में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का अभिकरण नोडल एजेंसी है योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी केलकर समिति ने। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया दादा भाई नौरोजी ने। और राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 और 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद मध्य प्रदेश का योगदान 5% घटा। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा पहले बढ़ा फिर कम हुआ। केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार 15% का अधिकतर देय होगा 1 करोड़ रुपए ऊपर आय होने पर। मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक होता है यूएसए में। जीएनपी में श्रम भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं की जाती मुद्रा पूर्ति। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 9-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.09% था। 18-19 में लगभग 1.5%। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख थी, वर्तमान में 20 लाख है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट और स्थिर कीमतों पर जीडीपी की समृद्धि दर सर्वाधिक थी 2006-7 में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की 2006-7 में। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता है पते का प्रमाण। एक देश की आर्थिक प्रगति के सर्वोच्च मापक है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। रेवेन्यू एंड फिस्कल पॉलिसी में देखेंगे भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया 27 नवंबर 2017 को। भारत सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री एन.के. सिंह। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। राजकोषीय नीति का विनिधान घाटे की बचत नीति है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद प्रायः होती है राज्यों के अनुदान से। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आयकर से। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्ण रोजगार। केंद्र सरकार के बजट चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज भुगतान। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट के परिणाम बजट को विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व होगा वित्त मंत्रालय योजना आयोग का संयुक्त रूप से। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% से कम और बजट संघ 2020-21 में 0.4%। भारत में सकल घरेलू बजटों का सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई वीपी सिंह द्वारा। मुद्रास्फीति की दरें आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आय अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की केलकर समिति ने। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है मार्ग कर टोल टैक्स। मोडवेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर से। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था कॉल्डर ने। वह कर जो संघ द्वारा लगाया एवं तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है वह कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी 2019-20। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं जीएसटी 18%, निगम कर 18%, आयकर 17%। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष कर से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता आयकर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर। केंद्र सरकार नहीं लगाती मनोरंजन कर। अप्रत्यक्ष कर है आयकर। वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा है निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स। 2019-20 में निगम कर 17%, जीएसटी 18%, निगम 18%, आयकर 17% है।
13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम थी 32% और 14वें वित्त आयोग में 42। अभी 16वां चल रहा है ना, उसका देख लेना। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राजस्व सरकार द्वारा। 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन था निगम कर, जीएसटी निगम। राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता निगम कर। आयकर छूट नहीं देती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सैनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007-8 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई निगम कर से। निगम क्षेत्र की आय संबंध नहीं है सामूहिक अतिरिक्त लाभ का, केवल संघीय सरकार के लिए होती है सीमा शुल्क निगम कर। आगम का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। एक कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है वह उत्पाद कर, आयकर, आय उपकर और तटकर। प्राथमिक मूल्य पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक अनुपात है राजकोषीय घाटा का। प्रत्यक्ष कर है संपदा कर, वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है वह कृषि आय के अतिरिक्त आयकर पर। वह 2013-14 में संघीय सरकार के कर आगम साधन में सबसे बड़ा स्रोत है सामूहिक कर का, वर्तमान में जीएसटी का। अगला है स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा जलमल का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा उसे संपत्ति कर कहते हैं। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर थी 0.50%। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी। भारत में संघीय राज्यों में सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू व्यय का। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता है सीमा कर के नाम से। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है राजकोषीय घाटा का। और वर्ष 2000 और 1 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा स्थिर रखा गया था 5.1%। अभी 3.3 रिसेंटली का हम दिखाएंगे बजट आने के बाद। ये बजट से क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आने वाला है बजट तब हम करवाएंगे। 1995-96 में केंद्र सरकार की आगम आय में तट का तथा उत्पाद कर का योगदान इतना था। तो ये डेटा मैंने नहीं देखेंगे, नए डाटा हम इंक्लूड करके दिखाएंगे। संघीय बजट 11/12 में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया ऊर्जा पर। 13 फरवरी 2004 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया जम्मू तथा कश्मीर ने। समय अवधि 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज भुगतान। 2010 ईआरएम राजकोषीय घाटे का अनुमानित था जीडीपी का 5.5%। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिश के अनुसार 2009-10 तथा केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा होना चाहिए था शून्य। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया 2003 में। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज की अदायगी। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। भारत केंद्र सरकार के राजस्व बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटा का। 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई 49%, वर्तमान में 74। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे वाई रेड्डी, 15वें एनके सिंह है और 16वें बताइए आप कौन है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने के करों का राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है 30.5 और 14वें में था 42%। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है तटकर। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्य के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है जनसंख्या पर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समय अवधि है 2010-15। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु स्तुति की गई। 14वें में यह 42%। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित की केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2015-16 तक होना चाहिए 76% और 2018-19 में 68%। 12वें वित्त आयोग के अनुसार
केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्सेदार योग्य कर का संग्रह की मात्रा निर्धारित की गई थी 30.5%। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार की विभाज्य करों के राज्यों का अंश है 30.5%। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। 11वें वित्त आयोग में अनुशंसा की गई कि संघ द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण योग्य अंश होगा 29.5%। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई 268 अनुच्छेद और 281 के अंतर्गत। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति की। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व वित्त मंत्रालय का होता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहता है 2007-8 में लगभग 8.5%। वर्ष 2009-10 में सेवाओं जो सेवा कर के दायरे में नहीं रही है की संख्या थी 114। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख पद है ब्याज भुगतान। 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए 68%। सार्वजनिक क्षेत्र की बजटें 1998-99 पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हो गई। 20 में संघीय बजट 2005-6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था उत्पाद कर, वर्तमान में निगम कर। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया 1994 में। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की एक नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। कथन जो सेवा कर के लिए सत्य नहीं है वह है कि यह प्रत्यक्ष कर है। सट्टे द्वारा पूंजी पलायन को रोकने हेतु टैक्स से तात्पर्य है रोबिन टैक्स। वह कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं तथा केंद्र और राज्य में बांटे नहीं जाते हैं वह है आयात निर्यात एवं निगम कर। मॉडरेट योजना का उद्देश्य है कच्चे माल के स्तर से लगाकर अंतिम उत्पाद स्तर तक प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए। मनी एंड बैंकिंग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के लाभ हैं पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय की घोषणा के उपरांत इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ इंडियन बैंक के साथ। हरित बांड के संबंध में सत्य कथन नहीं है। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में सही कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है जो रुपए 5 लाख की जमा इसके ब्याज द्वारा बीमित है। इंडियन बैंक है सार्वजनिक, आईसीआईसीआई बैंक है निजी बैंक, सिटी बैंक है विदेशी और सारस्वत बैंक है सरकारी। आरबीआई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सामुद्रिक तरल अनुपात में वृद्धि। कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक में विलय किए गए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेशन बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में और इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक में। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति लेनदार वर्ग हेतु लाभकारी है। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी की जानी जाती है गोपनीय कमेटी। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा हिस्सा है जिसका वह है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता का सलाहकार है आरबीआई। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता बनाया गया था 1994 में। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणों को परिभाषित किया जाता है बृहत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। भारत में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। और भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ की गई 1957 में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी थे वो थे सीडी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन के आशय हैं सिक्योरिटीज में व्यापार करना। गिल्ट एज्ड में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे का नियंत्रण। रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन है, ये सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, 1 रुपए को नहीं जारी करता। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की निम्न पद्धति का अनुसरण किया जाता है, न्यूनतम कोष पद्धति। और नेक्स्ट, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन है यह साख सृजन को कम करता है। और है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल के आकलन के अनुसार 2002 और 3 में विकास दर होगी 5 से 5.5% और 2019-20 में 6.9%। वह राज्य जिसके व्यापार पर संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है वह जम्मू कश्मीर अप्रैल 2011 में करता है, सिक्किम में नहीं करता। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्री भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के खुले व्यापार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के आशय हैं शेयरों का क्रय और विक्रय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गमन सिद्धांत को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए। 115 करोड़ का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 तक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि को अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेट 7% से घटाकर कर दिया गया था 6.5, अभी कर दिया गया 5.40%। पिछले 1 वर्ष अर्थात जून 2010 तो 2011 के मध्य रेपो रेट के अंतर की कोटि रही है 4%। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक उधार देता है जानी जाती है रिवर्स रेपो रेट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता लिक्विडिटी बनाने हेतु जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को ऋण देता है और रेपो रेट होता है। बैंक को अपने पास नगद धन राशि और कुल संपत्तियों के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एसएलआर। एक रेपो दर को नियमित करता है आरबीआई। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधिक कोष उधार देता है कहलाती है रेपो दर। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है समाज के कमजोर वर्ग के लिए, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए हाल में ब्याज रेट घटाई गई। और 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट 8% था, अभी 5.15%। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 1969 में किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में 1971 व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात था, निरंतर बढ़ता था। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 12, 1920 के आंकड़े के अनुसार। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई। अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है सावधि जमा धनराशि। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है सावधि जमाएं। सर्वप्रथम चीन ने अपनी शाखा खोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है किसानों का साख। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है आईसीआईसीआई बैंक। अग्रिम बैंक योजना आरंभ हुआ था दिसंबर 1969 में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में वाणिज्यिक बैंक का निजीकरण हुआ 1969 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया नाबार्ड के अधीन। नेक्स्ट है ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था नाबार्ड है।
और नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात आयात बैंक को। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है प्रतिछाया बैंकिंग। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है निम्न आय निरक्षरता, बैंक और शाखाओं का अभाव। पंजाब नेशनल बैंक में विलय वाले वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में एक जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है वो BHEL है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान पैनल गठित की गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त अध्ययन पर सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे YH मालेगम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे राजा जे चलैया नरसिंहम। समिति का संबंध है बैंकिंग संचालन सुधारों से। भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया गया तारापुर समिति द्वारा। स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम को कार्यमित नहीं करता नाबार्ड। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आशय है सिक्योरिटी में व्यापार से। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है अंश बाजार से। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। भारत में बैंकों को नगद धनराशि और सकल परिसंपत्तियों को निश्चित अनुपात में रखना पड़ता है, इसे कहते हैं SLR। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार जिस दर पर देता है वह है बैंक दर। भारतीय रिजर्व बैंक है एक शीर्ष बैंक। और है मुद्रा पूर्ति को नियमित करता है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया, इससे संबंधित है बैंक साथी। अब है इन्फ्लेशन से। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मानदंड है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव हो जाता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। अब कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन है, ठीक है। राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है उत्पादन कर से। म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रखा गया है रिलायंस है। गिल्ट धार बाजार संबंधित है सरकार प्रतिभूति बाजार से। नवरत्न से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। CBDT जुड़ा हुआ है आयकर के करों के साथ। गिल्ट आधारित बाजार के मायने हैं सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गिल्ट एक एज्ड व्यापार संबंधी सहकारी प्रतिभूतियों से है। भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता समुद्री बीमा पर। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से। शब्द बुल तथा बियर जुड़े हैं शेयर बाजार से। कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है क्रिशल। स्मार्ट मनी का शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का आशय है प्लास्टिक मनी। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं किया गया है, काली मुद्रा है। BSE ग्रीनएक्स में संबंधित है 25 कंपनियां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। यह भारत का पुराना शेयर बाजार जिसे दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है। बंबई शेयर बाजार है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसल केयर और इक्रा। और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है निक्की। विश्वसनीय प्रतिभूति में तात्पर्य इन ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण संबंधित है सेबी से। और भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था वर्ष 1982 में। निजी क्षेत्र के साझा कोष को भारत में अनुमति मिली 1993 में। गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है सरकारी सिक्योरिटी का बाजार। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम CBDT जुड़ा हुआ होता है आयकर से। भारत में सबसे प्राचीन जीवन बीमा कंपनी है ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। विदेशी बैंकों में जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं सबसे अधिक शाखाएं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। वर्ष 2004 में काबुल में काउंटर खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बना पंजाब नेशनल बैंक। एक निजी बैंक है ICICI बैंक।
कोशी परिचालन में दक्षता एवं कार्य क्षमता के लिए एशियन बैंक अवार्ड 2001 प्रदान किया गया एडबी को। और कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत ताक को प्रदान कर रहा है विदेशी निजी बैंक। जनपद स्तर पर कार्यरत है केंद्रीय सहकारी बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का। कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि के विकास बैंक। हाल के वर्षों में भारत के कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य बैंक। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1982 में। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना कार्य भूमि विकास बैंक का। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, अवस्थित है झांग में। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है नाबार्ड। भारत में आवासीय कीमतों पर सूचकांक रेजिडेक्स प्रारंभ किया गया था 2007 में। 31 मार्च 2015 तक इस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया IDFC। नेक्स्ट है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। डिवेल्यूएशन क्या है? अवमूल्यन। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था वर्ष 1949 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है उपभोग साख एवं निवेश साख। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी। और आर्थिक फाइनेंशियल प्लानिंग। सभी राज्य मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मिलित है नीति आयोग में। तृतीय योजना है आत्मनिर्भरता पर। चतुर्थ योजना है स्थिरता के साथ समृद्धि से। और छठवीं है आधुनिकीकरण गरीबी उन्मूलन से। ग्रामीण योजना है तीव्रतम एवं समावेशी विकास से। समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं ब्याज आय, लाभांश, विदेशी मुद्रा लाभ। यह पंचवर्षीय योजना जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में फैला है 6वीं योजना में। पंचवर्षीय योजना में किस योजना का देश संपोषणी वृद्धि था? वह है 12वीं। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी समस्त योजनाओं में 11वीं। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है सामाजिक क्षेत्र पर। ग्रामीण योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीयों की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई वह है 10.5%। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ सामाजिक सेवा और ऊर्जा से। फिर ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है निर्माण कार्यों से। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में IIT स्थापित किए जाएंगे 8 और ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 और 12। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के अनुसार कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था 4%। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। योजना आयोग का अंत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संविधानोत्तर संस्था थी योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई 6 अगस्त 1952 को। 10वीं योजना की समीक्षा तथा साक्षरता दर बढ़ाकर पहुंचानी थी 75%। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर था बजट दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी दलहन व तिलहन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था ऊर्जा क्षेत्र को। 10वीं योजना के माध्यमिक मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक दर विकास दर रखी गई थी 7%। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी प्रश्नानुसार 10 वर्षीय योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर 8%। आर्थिक विकास दर की सर्वाधिक थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर लक्ष्य है 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है संचार में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया व्यापार के लिए। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 1000 बिलियन। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि पर अनुमानित है 4%। ठीक है।
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत ब्राह्मण पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य 8%। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था जी मिर्डल द्वारा। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया तीसरी पंचवर्षीय योजना में। विकास केंद्र उपागम अपनाया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई संपूर्ण परिवार का अंगीकार। योजना आयोग में 1999-2000 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है उड़ीसा में। योजना आयोग की रिपोर्ट 199-2000 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। संघ सरकार की 2011-12 के बजट में किसान के लिए बैंक ऋण के समय अनुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है 4%। 1999-2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर थी 2005-6 के वर्ष में आंकी गई 8 तथा 9% के मध्य। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में आच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार प्रारंभ किया गया था 1975 में। भारत में अनवरत योजना कार्यशील थी 1978-79 में। 2001-2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रही 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के लिए वार्षिक वृद्धि दर थी 8%। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इकोनॉमिक डायमेंशंस में देखेंगे एग्रीकल्चर। मक्का, सरसों, मूंग फसल की चक्र सघनता है 300%। अपनी मंडी हरियाणा में, हडसपर मंडी संस्थान है महाराष्ट्र में, रायसू बाजारस आंध्र प्रदेश में, उझावर संडीज तमिलनाडु में है। बंची टाप एक बीमारी है केला की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालों के साथ। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व उसकी उपस्थिति के कारण होता है फिनॉल फ्लेवोनाइड से। और है सूरजमुखी सभी मौसम में होता है, सरबूजा जायद में, और कपास खरीफ में, और अलसी रबी में सर्दी में। गन्ना उत्पादन 2013 के राज्यों का सही और क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। 17-18 में भी ये है। भारतवर्ष में फसल की बीमा योजना प्रारंभ की गई 1985 में। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1977 में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का। हरित क्रांति से भारत के सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेतों द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना तथा भू प्रबंधन सुधार, ये सभी लक्ष्य सारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था तिलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है तिलहन। नाफेड संबंधित है कृषि उत्पादन के विपणन से। और है नाफेड संबंधित है वही क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है नाफेड। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं कृषि उत्पादन में हुआ गेहूं। भारत का चावल का सबसे बड़ा निर्यात 2015 में थाईलैंड को प्रस्तावित करते हुए 2019 में भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान है। चावल कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। माही सुगंधा प्रजाति धान की, बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10 की धान के उत्पादक पर सर्वाधिक है। पंजाब में धान की उत्पत्ति होती है। दक्षिण पूर्व एशिया में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। मटर की पत्ती विहीन जाति है परडा। बारानी द्वीप किस्म है धान की। विश्व में धान उत्पादन भारत का स्थान है द्वितीय। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय चीन में। पूसा सुगंधा 5 सुगंधा किस्म है धान की। वह कृषि उत्पाद जो अपने निर्यात देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है बासमती चावल है। देश का 70% से अधिक काफी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2018 में भी उत्तर प्रदेश। और ऑपरेशन फ्लड सेकेंड संबंध है दूध आपूर्ति से। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1985 में। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 20।
मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य पंजाब। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। दो दाल वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। मूंगफली मुख्य फसल है गोंबिया की। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी। 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। 7वें दशक के दौरान इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है 24.5% और इसमें 16.5% 2019-20 में। कृषि से संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंक। खाद्य उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक रही 2004-5 में। आलू में ब्लैक कास्ट का कारण है ऑक्सीजन कमी। सप्रसंग सरकार ने नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है ऋण भुगतान में माफी। कृषि गणना 1995-96 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत है 80.18%। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना कर निर्णय लिया कॉफी व चाय उत्पादन के लिए। पीडीएस के संबंध में वर्ष 2000 में प्रकाशित लेखा परीक्षण नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार 1992-93 के वर्ष 1998 और 99 में खाद्यान्न पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि हुई 2 गुने से अधिक। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है चरण सिंह। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है 57.8%। और एक रबी फसल है सरसों। विश्व में फसलोत्पादन के रूप में भारत का स्थान है दूसरा। 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था मसूर का। पूसा सिंधु गंगा एवं प्रजाति है गेहूं की। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति आंवला की। राज्य 3077 प्रजाति गेहूं की। पड़ी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक यूरिया है। हरित खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है। कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई वह सरबती सोनारा है। मालवी चमत्कार एक प्रजाति अरहर की। गेहूं एवं रावी का क्रॉस है ट्रिटिकल। C4 प्लांट होते हैं मक्का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। सोयाबीन खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश। विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है यूक्रेन। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है चीन का। आम की किस्म दशहरी एक्स नीलम क्रॉस से विकसित की गई आम्रपाली। और बाहर एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर का। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात होता है 1:2:2। पूसा बोर्ड एक प्रजाति सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है। भारत में गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान है 33%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है मध्य प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक है भारत। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांसो है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग तो 18-19 16%। अभी हम नए आंकड़े इसका लाएंगे तो बस दिखा रहे हैं कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। एक मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया 1937 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उपार्जन मूल्य है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। फसल बीमा एक अधिकार में जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है मोटे अनाज तथा चावल। सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई चीनी को। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। पश्चिम बंगाल में स्वपरागित फसल से संकर उगाई जाती है मटर में। एक खरीफ की फसल है सोयाबीन। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उत्साह से। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कश्मीर। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है उन्नत किस्म के बीज। भारत 2015-16 में सकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है नागालैंड में। गत 5 दशकों में भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घटा है। कृषि उत्पाद की मांग पाई जाती है स्थायित्वहीन में। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन होगा शून्य। सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। 1997-98 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय कृषि
उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई 2.1%। तना रेशों का स्रोत नहीं होता कपास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे से। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।